सिनेमा समाज का दर्पण है और इस दर्पण में हमेशा हमने भारतीय समाज को देखा है। एक से एक बेहतरीन फिल्में आई, ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई, तो कभी अलग अलग जो निर्माता निर्देशक रहे उन्होंने समाज को अलग अलग तरीके से पेश किया, लेकिन उसमें ये बता दिया कि हमारे समाज में क्या चल रहा है। यही तो है सिनेमा। और जब सिनेमा की बात करते हैं तो रोमांच हो जाता है, मनोरंजन की बात आती है, गाने सुनाई देने लगते हैं। और कई फिल्में ऐसी होती हैं जिनमें गाने नहीं होते लेकिन ऐसा संदेश होता है जो बरसों बरस तक चला आता है। हम मदर इंडिया की बात करें तो कितना वक्त हो गया लेकिन आज भी उस फिल्म को याद करते हैं। तो भारतीय सिनेमा को हम हमेशा याद करते रहते हैं और याद करने के साथ साथ ये भी देखते हैं, जब साइलेंट सिनेमा था, ब्लैक एंड वाइट हुआ, रंगीन हुआ, फिर OTT आ गया, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदली, समाज को दिखाना। हाँ, ये होता है कि कमर्शियल फिल्में भी आती है, बहुत कुछ ऐसी कारें भी हवा में उड़ती है, पर वो समाज में नहीं होता। लेकिन समाज में जब कोई बारीक सी चीज़ निकल कर आती है, जब पता चलता है कि छोटे बच्चों पर काम कैसा हो रहा है, जब पता चलता है महिला विकास के लिए क्या हो रहा है, तो ये सब चीज़ें जब जानते हैं तो लगता है हाँ, ये सिनेमा हमें सच सच बता रहा है। ऐसा ही सिनेमा बनाने वाले, ऐसा ही सिनेमा दिखाने वाले शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। आज हैं शुभम मानव मिश्र धरती धुरारी में। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। उनसे मिलवाऊंगा आपको और बहुत सारी बातें करवाऊंगा, लेकिन उनके नाम से पहले जब मैंने इतनी बातें की तो साथ साथ ये भी बताऊं कि 5 देश इन्हें यूँ कहते हैं कि आप आइए, हम आपके लिए अवार्ड रख रहे हैं। वो इनकी फिल्मों को बहुत पसंद करते हैं। जब ओलंपिक की बात चलती है तो मेसी की बात, जहाँ बात आती है, फुटबॉल की बात आती है, तो इनकी फिल्म टॉप 10 में सेलेक्ट होती है पूरे वर्ल्ड में। तो आज वही हैं हमारे धरती धुरारी के मंच पर, शुभम मानव मिश्र। बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। पहले तो मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस तरीके से मेरा इंट्रोडक्शन दिया और मुझे इस शो में आमंत्रित किया। इस शो में बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं और मैंने बहुत सालों से मैं ये शो लगातार देख रहा हूँ। बहुत लोगों को ये इंस्पायर्ड करता है, तो मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि मैं आज इस शो में आया हूँ और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा, मैं मानता हूँ, अचीवमेंट भी है। तो बहुत बहुत एक बार इसकी आपका हमें तो बड़ी खुशी हो रही है कि आप आए हैं यहाँ पर। और काम से आदमी बड़ा होता है। कोई भी आदमी समाज के लिए कुछ करता है तो चाहे वो कोई भी हो, बहुत बड़ा हो जाता है। नाम से क्या फ़र्क पड़ता है, ये शेक्सपियर ने भी कहा था, नाम में क्या रखा है। पर यहाँ पर फिल्मों की बात करते हैं तो बहुत कुछ रखा होता है। जी सर। नाम फिल्मों का चलता है, सब कुछ होता है। जी सर। पर आपके नाम के साथ में फिल्में जुड़ी है, फिल्मों से आप शुभम मानव मिश्र। एक यंग जनरेशन का कोई भी शख्स होता है, वो देखता है आपकी तरफ तो सोचता है अरे मुझे शुभम की तरह बनना है, मैं भी ऐसी फिल्में बनाऊं कि देश विदेश में भारत का जो है डंका बजे। आपने ये कर दिखाया। बहुत बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले शुभम आपसे यही सवाल पूछना चाहूँगा। बहुत यंग है, बहुत जल्दी आपने शायद फिल्मों की शुरुआत की होगी, तो बचपन और आपका बैकग्राउंड उसके बारे में कुछ बताएं। सर, ये भी एक सौभाग्य है मेरा कि मैं इस सिनेमा लाइन में 4th जनरेशन हूँ। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, मेरे यानी परदादा जी जो थे, स्वर्गीय श्री गिरीश चंद्र जी मिश्र, वो स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने महाभारत और रामायण जैसा महाकाव्य भी लिखा था जी। उसके साथ साथ फिर उसके बाद की जो पीढ़ी आई, PK मिश्र जी और निर्मल मिश्र जी, वो भी बहुत ही बड़े गीतकार और संगीतकार। उन्हें कोई इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने फिर भी PK मिश्रा जी ने बहुत डबिंग में उन्होंने काम किया, तमिल तेलुगु इंडस्ट्री के लिए काफ़ी सारे गाने लिखे। मणिरत्नम और रोजा के कहने की ज़रूरत ही नहीं है, रोजा के गाने उन्होंने लिखे और उसके बाद बहुत अच्छे गाने लिखते ही चले गए। निर्मल जी मिश्र जो हैं वो राजस्थानी फिल्मों के उन्होंने गाने लिखे। मेरे खुद के पिताजी जो हैं गजानन जी मिश्र मारव, उन्होंने पहली ईस्टमन कलर फिल्म राजस्थानी में वो लेके आए। उससे पहले ब्लैक एंड वाइट सिनेमा चलता था, तो वो उसके स्टोरी राइटर, डायरेक्टर और एक्टर थे। तो कहीं ना कहीं बचपन से ये माहौल में देख रहा था कि सिनेमा का माहौल है और बचपन में ही डिसाइड हो गया था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है। और तो ये था कि मैं भाई देखते देखते इसको ग्रो अप किया मैंने। तो फिर एक टाइम आया कि हाँ ठीक है, लेकिन ये था, पापा ने ये कहा था मुझे, क्योंकि मैंने सबसे पहले बेसिकली जो स्टार्ट किया था वो ये था कि मैं 6 साल का था उस समय। तो मैंने पल्स पोलियो के लिए एक एड फिल्म की थी जिसमें मैंने एक्ट किया था। तो जिसके लिए लोगों का मेरे पास बहुत सारे बधाई संदेश आए, मेरे पिताजी के पास आए, लोगों ने कहा कि ये अच्छा कर रहा है। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ रोकूँ, जैसे आपने अपने दादाजी के बारे में बताया, स्वतंत्रता सेनानी रहे, परदादा जी। हाँ, परदादा जी। तो वहाँ जो आपको जो देश के प्रति कुछ गर्व गुजरने की बात, जैसे अभी इन दिनों हम बात करते हैं तो देश के लिए हर कोई आदमी 15 अगस्त को तिरंगा अपने घर पर फहराना चाहता है। जी सर। और ये एक मुहिम भी रहती है, पिछले साल भी रही और हमेशा से हम तिरंगे को देखते ही एक मन में ये भाव आता है, अपने आप हाथ ऊपर हो जाता है और देशभक्ति की भावना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब विदेश में जब आप जाते हैं और आपने तो हर जगह अपना मकाम हासिल किया, तो भारत आपके साथ चलता है।
तो वो कहीं वहीं से वो चीज़ चलती चली आई पेरेंटली। तो ये बात कहीं ना कहीं एक सर ये है कि मेरे परदादा जी क्योंकि फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, तो आपने जैसे सही कहा कि एक पैट्रियोटिज़म प्लस लिटरेरी वर्ड जो है, सिनेमा वर्ड है, दोनों का एक ऐसा मिक्सचर हुआ कि वो चीज़ें, एक घुट्टी जो होती है वो बचपन से ही मिलती चली गई। तो जब मैंने आपको जैसे मैं बता रहा था कि मैंने 6 साल का था जब पल्स पोलियो का ऐड किया, उसके बाद में फिर मेरे फादर ने कहा कि तुम्हें थोड़ा समय, ये तो ठीक है तुम करते रहोगे लेकिन तुम्हें पढ़ाई में भी देना चाहिए। तुम अगर अपनी फाउंडेशन अच्छी बनाओगे, कम से कम 12th तक तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आगे शायद कुछ इसमें भी अच्छा कर पाओ। तो मेरे को क्योंकि मैथ्स और साइंस के सब्जेक्ट्स अच्छे लगते थे तो मैंने 11th और 12th में PCM जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का था, ये तीनों सब्जेक्ट मैंने लिए थे। तो उसके बाद में फिर मैं गवर्नमेंट फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट जो कि बैंगलोर में गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का कॉलेज है, वहाँ मैंने 3 साल का फिल्म मेकिंग कोर्स पूरा किया। और उसको करने के बाद में 2016 से मैंने ये देख ली, क्योंकि मैं जब फील्ड में घूमा 2013 के बाद में मैंने देखा कि मैंने पढ़ा था कहीं पे कि आर्ट इज़ सब्जेक्टिव, सबका एक नज़रिया है, सबका कहने का तरीका है और आर्ट कैन नॉट बी टॉट। लेकिन जब मैं फील्ड में गया तो मैंने यही देखी चीज़, क्योंकि हमारे फिल्म स्कूल में, फिल्म कॉलेज में एक ये कल्चर होता है कि आप कहीं ना कहीं आपके सीनियर्स आपको बुला लेते हैं, आप जाते हो उधर, आप देखते हो, उनको असिस्ट करते हो और वो सारी चीज़ें। लेकिन फिर मुझे थोड़े समय करने के बाद में ये समझ में आया कि यार ये सब चीज़ें आप बेसिक तो समझ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं इट कैन नॉट मेक यू ए क्रिएटिव पर्सन, इट वॉन्ट मेक यू एन एक्टर और ए फिल्म मेकर और ए स्क्रीन राइटर। तो आपको कहीं ना कहीं जद्दोजहद अपने लेवल पे ही करनी पड़ेगी, इंडिपेंडेंटली आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 2016 का समय आया, उसमें मैंने सबसे पहले एक स्वच्छ भारत शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल चल रहा था, तो उसके लिए मैंने अपनी फिल्म आओ स्वच्छता की अलग जगहें भेजी, जिसमें ही वापस आपने पूछा पैट्रियोटिज्म, तो वो भारत का झंडा उसमें भी है, उसमें मैं कचरा भी उठा रहा हूँ, मैं भारत का झंडा भी दिखा रहा हूँ, मैं उसको सब कुछ दिखा रहा हूँ कि भाई बाहर के, भाई ये नहीं है कि बाहर के बिजनेसमैन के लिए ही हम बनाना चाह रहे हैं, भाई यहाँ साफ़ करना चाह रहे हैं कि बाहर के लोग इन्वेस्टर, बात ये है कि सफाई तो भाई एक सबसे पहली ज़रूरत है। गांधी जी ने उस वक्त ही संदेश दिया था कि सफाई रखिए। बिल्कुल सर। और मन से भी आसपास का वातावरण तो साफ हो, मन भी स्वच्छ रहना चाहिए, हम किसी के लिए बुरा ना सोचें ना बुरा करें। जी सर, कर्म वचन फल जो कहते हैं ना, जी सब अच्छे, मन से अच्छा। जी एब्सोल्युटली। तो यही हुआ कि 2016 में फिर मैंने वो फिल्म भेजी, तो उसे एक्सीलेंस का सर्टिफिकेट मिला और उसे बहुत सराहा गया। तो मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि हाँ मैं कुछ हूँ और मैं कुछ कर भी सकता हूँ। क्योंकि उससे पहले ये रहता है कि हाँ ठीक है, फिल्म आप चले गए, फिल्म इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ लिया, आपने वर्ड सिनेमा जान लिया, आपने अच्छे अच्छे फिल्म मेकर्स देख लिए, लेकिन फिर वही सब आपके वहाँ कॉलेज से आके आपको बड़े बड़े सीनियर्स आपको ये कहते हैं कि आप सिनेमा कितना भी देखो, शायद आपको क्लैरिटी हो सकती है, आपको अच्छा पता चल सकता है कि अच्छा सिनेमा क्या है, ट्रैश सिनेमा क्या है, गुड सिनेमा और ट्रैश सिनेमा, लेकिन जब तक आप इसे करोगे नहीं, वही बात आ गई ना कि मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन के आप कुछ मोटिवेटिंग नहीं कर सकते हो। असली मोटिवेशन तो वो है जब आप मोटिवेटिंग कुछ खुद से करें। तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि डोंट लिसन टू मोटिवेशनल स्पीकर्स, रादर वॉच मोटिवेशनल डूअर्स जो कि कुछ कर रहे हैं। बच्चों के लिए भी कहा जाता है कि बच्चा एक छोटा सा कहता है कि आप मुझे टीचर, मुझे आप सिर्फ किताब में पढ़ा के मुझे ये मत बताइए, आप मुझे अगर ये करके दिखाएंगे तो मैं जल्दी समझ जाऊंगा और मैं उसे कर पाऊंगा। तो मैं एक चीज़ आपसे यहाँ पूछना चाहूँ कि ये तो बहुत बहुत वाइड सब्जेक्ट है सिनेमा, अपने आप में बहुत सारे देशों का सिनेमा देखना भी होता है, समझना होता है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए भी क्या आपको जद्दोजहद करनी पड़ी? क्योंकि बहुत कम सीट्स होती हैं, जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे हम FTII की बात करते हैं, वहाँ भी जाने के लिए बहुत लोग कोशिश करते हैं, NSD जाने की कोशिश करते हैं, पर एक क्या आपने क्या स्ट्रगल उसमें फील किया और कैसे पहुँचे? सर ये था कि 10+2 करने के बाद में जब मैंने सीनियर हाई सेकेंडरी पास आउट कर ली थी, जब मैंने जैसे बताया कि मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से पास आउट किया, तो ये होता है कि आप जब साइंस और मैथ्स के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप कहीं ना कहीं एनालिटिकल होते हैं, आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन पुटअप करते हैं, और कहीं ना कहीं दैट्स व्हाट मेक्स यू। मैं आगे उस बात पे आऊँगा कि मैंने एक फिल्म बनाई थी जो अभी रिसेंटली जिसको अमेरिका में अवार्ड मिला है, वो बेसिकली एजुकेशन पे ही बेस्ड थी। तो मैंने जिसमें मैसेज ये दिया है कि शिक्षा और साक्षरता में फ़र्क है, और वो ये है कि शिक्षित व्यक्ति ये पूछता है कि क्यों है, किस लिए है, क्या है, वो क्वेश्चन पुटअप करता है, वो क्वेश्चन रेज करता है। साक्षर व्यक्ति शायद रट लेता है, रॉट लर्निंग का मतलब एजुकेशन नहीं है। तो वही बात है कि वो जब साइंस और मैथ्स जब मैंने पढ़ा तो एनालिटिकल ब्रेन हो गया। तो वो मेरे लिए ये था कि जब मैं उससे पहले भी मैं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करता था, मैं फ़ोटोग्राफ्स लेता था, मैं कुछ ना कुछ वीडियोस बनाता था, कुछ ना कुछ किसी तरीके से, क्योंकि मुझे पता था उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। 10th क्लास में डिसाइडेड हो गया था कि मुझे जाना है,
ये मैंने डिसाइड हो चुकी थी 10th क्लास में ही कि आगे फिल्म मेकिंग की मुझे पढ़ाई करनी है, उसके हर एक आयाम। क्योंकि फिल्म मेकिंग में क्यों कह रहा हूँ बाहर की, फिल्म मेकिंग का मतलब ये होता है कि फिल्म को कैसे मेक, उसके बहुत सारे आयाम हैं, सभी चीज़ें, एडिटिंग भी है, सिनेमेटोग्राफी भी है, डायरेक्शन भी है, स्क्रीन राइटिंग भी है। तो उस कोर्स में हमारे ये 40 पेपर होते हैं। तो वहाँ तक लेके पहुँचने के लिए पहले आपको फिर वहाँ का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो वहाँ सीट्स थी सिनेमेटोग्राफी आपके क्या जो मतलब एक पूरा फिल्म मेकिंग का कोर्स था, 2 कोर्स थे, फिल्म मेकिंग एंड साउंड इंजीनियरिंग। साउंड इंजीनियरिंग के लिए 2 सीट्स थी और फिल्म मेकिंग के लिए 8 सीट्स थी। तो उसके लिए मुझे रिटन एग्ज़ाम मैंने दिया, मैं वहाँ पास हुआ। उसके बाद वहाँ इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में मैं गया, वहाँ पे मेरे जो मैंने कुछ भी वो पूछते हैं कि आपने क्या कुछ बनाया है आपके पास। वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में जाके शोरील मांगते हैं, आपसे तब मांगते हैं। जब मैं 2010 में गया था, आज के 13 साल पहले, तो मुझसे मेरी शोरील मांगी गई। तो वहाँ उन्होंने देखा, उसको थोड़ा उन्हें ठीक लगा, तो वहाँ से फिर वो शुरुआत हुई, मेरा एडमिशन हुआ वहाँ पे। वहाँ से फिर ये है कि मैं जो मानता हूँ चीज़ की बात वही आ गई कि ये काम प्रैक्टिकल काम है। तो आप किताबें बहुत सारी पढ़ते हो, आप 5 Cs पढ़ते हो, आप एडिटिंग के ऊपर बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, आप स्क्रीन राइटिंग के ऊपर पढ़ते हैं, आप मतलब कई बहुत अच्छे फिल्म मेकर्स को देखते हैं, एक्टर्स को देखते हैं। लेकिन बात वही है, जब आप असिस्ट करने भी जाते हैं तो आप फील्ड में देखते हैं। लेकिन आपने वर्ड सिनेमा देख लिया तो वही मैंने जो बात कही कि गुड सिनेमा वर्सेस ट्रैश सिनेमा, आपको पहली बार समझ में आता है कि यार ये कारें उड़ रही है, ये थोड़ा सा अलग हटके है। मतलब यहाँ पे आपको दिखाया जाता है श्याम बेनेगल का सिनेमा, गोविंद निहाल जी का सिनेमा, ऑब्वियसली वो हमारे कॉलेज से ही है, वीके मूर्ति जी का सिनेमा, मतलब ऐसे सत्यजीत रे का सिनेमा है ना, किरलोफ्स्की का सिनेमा, कुरोसावा, ये सब महान सिनेमा ही यही है, सिनेमा ही यही है ना। मतलब बड़े स्टैनली, क्यूब्रिक, इन सबको तो आपके दिमाग में आता है कि हाँ चीज़ें ये है, आप समझते हो, आप एक नरेशन समझते हो, चीज़ कहाँ से स्टोरी उठ रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ एंड हो रही है, तो वो आपके दिमाग में एक बैठ जाती है चीज़। तो आपको ये रहता है कि हाँ मैं भी निकलूँगा तो बाहर कुछ करूँगा ऐसा। लेकिन जब आप कॉलेज से बाहर आते हैं तो फिर आपको मिलता है रियलिटी चेक। वो रियलिटी चेक ये होता है कि आप जब फील्ड में जाते हैं तो वहाँ तो एक अलग तरीके से ही काम होता है। वहाँ लोग आपको कोई ये भी मिलते हैं, कहते हैं कि यार आपने तो कुछ नहीं सीखा है फिल्म स्कूल में या फिल्म कॉलेज में, या फिर जो भी था टाइम वेस्ट था। अच्छा, ये भी कहते हैं कि लोग कि आप आर्ट सिनेमा ही क्यों बनाते हैं, आप सोसाइटी के लिए क्यों बना रहे हैं, आप भी तो कमर्शियल बना सकते हैं। जी जी जी, ये उधर क्यों नहीं जा रहे? ये हुआ था, शुरुआत में हुआ था। मैं उसी चीज़ पे आ रहा हूँ बात पे कि जब फिर वो वहाँ से पास आउट करके मैं निकला, तो वहाँ से निकलने के बाद मैं कुछ लोगों के पास में गया, मैंने उनको असिस्ट भी किया, एसोसिएट भी किया। मेरा मतलब समय थोड़ा सा इस चीज़ में समझने में ही निकला, क्योंकि पहले तो मैंने SAT के लिए एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि मेरा ये था कि मुझे वहाँ से पढ़ने के, बैंगलोर से निकलने के बाद में मुझे ये था कि मुझे अमेरिका जाना है। एक कहीं ना कहीं एक होता है ना दिमाग में कि यार मुझे हायर स्टडीज़ भी करनी है इसी में। तो वहाँ के लिए पता किया तो पता चला कि स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है SAT, तो वो मैंने दिया। फॉर्चुनेटली मैंने उसमें बहुत अच्छा स्कोर किया। उसमें मुझे स्कॉलरशिप भी ग्रांट हो गई बाल्डविन वेलेस यूनिवर्सिटी से, जो कि 60 लाख एक साल की थी। लेकिन हुआ ये कि फिर थोड़ा सा, मैं इसको भी सौभाग्य कहता हूँ, क्योंकि अब जाके शायद उस समय मुझे लगा कि शायद मैं कितना दुर्भाग्य है मेरा, कितना बड़ा ये मैं अनलकी हूँ कि मुझे क्यों ऐसा, क्योंकि लेकिन अब मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं सौभाग्य था। उस समय वो नहीं हो पाई चीज़ में, अमेरिका नहीं, आपको सम्मानित किया जाता जी सर। हाँ, तो मतलब क्या है कि मैं उस समय नहीं जा पाया, क्योंकि 40 लाख रुपए और लग रहे थे एक साल के, क्योंकि वो फीस एक साल की 1 करोड़ थी और वो 4 साल का हायर मतलब एडवांस कोर्स था। तो वो टोटल 1 करोड़ 60 लाख हो रहे थे। मेरे पिताजी ने कहा कि देख यार इतना पैसा है, ये संभव नहीं है, मैं तेरे को साफ साफ बोलता हूँ। मैं खुश हूँ कि तूने कम्पीट किया, तूने कुछ सीखा ही है, और अगर तेरे बायोडाटा में ये चीज़ ऐड हुई है कि तूने वहाँ का एग्ज़ाम में तूने इतना हायर स्कोर किया है, तुझे स्कॉलरशिप मिली है, विच इज़ ए गुड थिंग। नाउ थिंक, ये सोचो कि तुम्हें जिस देश से स्कॉलरशिप मिली है वो देश तुम्हारे काम के लिए भी तुम्हें सम्मानित करे कभी जी, तो उसी क्रम में कुछ काम करो। और फिर ये हुआ कि 2014 की ये बात है, 2023 में मुझे स्विफ्ट फिल्म फेस्टिवल, जो स्टूडेंट वर्ल्ड इम्पैक्ट फिल्म फेस्टिवल, जो कि बेस्ड ही, हम ये कह सकते हैं कि जैसे टिफ और कांस होता है, वो एजुकेशन सिनेमा के लिए टिफ और कांस ही है, टोरंटो इंटरनेशनल टाइप का ही है। तो ये सबसे बड़ा एजुकेशन के लिए फिल्म फेस्टिवल है, जो कि एजुकेशन और स्टूडेंट्स की थीम पे बेस्ड है। यहाँ मैंने जब फिल्म भेजी थी तो मुझे यही था कि ठीक है यार, हो सकता है इन्हें पसंद आए। वो कौन सी फिल्म इस फिल्म का नाम है, मतलब मैंने क्योंकि इसको इंग्लिश में मतलब बनाया तो हिंदी में है, तो इसका नाम टाइटल मैंने हिंदी में ही रखा था, एक मुलाकात बचपन के साथ। ये फर्स्ट मूवी थी? ये मेरी फर्स्ट नहीं है, ये मेरी 4th फिल्म है। मैं आऊँगा वहाँ पहली बार, वहाँ ये हुआ पहली बार। तो और इसका इंग्लिश में मैंने टाइटल, क्योंकि वहाँ चलता है, तो वो मैंने सोचा कि भाई फॉरेन कंट्रीज़ में इंग्लिश है, तो फिर वो उस हिसाब से मैंने ए मीटिंग विद चाइल्डहुड, उसका अंग्रेजी मैंने टाइटल रखा। तो वो वहाँ पे
मैंने जब भेजा था तो मुझे ये था कि ठीक है, शायद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप भेजो, कुछ अच्छा काम किया अपने पास, आपने अपने बनाने के लिए नहीं, अपने पास रखने के लिए नहीं होता है। मैंने भेजा, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरा नॉमिनेशन हो गया है, मुझे जब ईमेल आता है तो मेरे तो मतलब एक बार को नीचे से, जिसको वो नहीं बोलते हैं क्या, ज़मीन खिसक गई, आसमान उड़ गया, सब कुछ। मैं 5 मिनट तो बिलीव नहीं कर पाया। मैंने अपने फादर को कॉल किया, पिताजी को मैंने बताया, वो भी रोने लगे, मेरे भी थोड़े आंसू आ गए। फिर मैंने कहा पापा नॉमिनेशन तो हो गया है। अब मैं नहीं जानता हूँ, कमेंट्स तो जस्ट जूरीज के बहुत अच्छे आए कि हमारे आंखों में आंसू आ गए और ये सब बहुत अच्छी है, आपने बनाई है फिल्म, लेकिन आई एम नॉट श्योर, हो सकता है शायद जीतू भी ना। लेकिन फिर डैड ने कहा, मम्मी ने भी ये कहा, फ्रेंड्स ने भी ये कहा कि आप पॉजिटिव रहो, होगा। फिर वही 15-20 दिन बाद जब रिज़ल्ट आया, ईमेल आया मेरे पास कि आपकी फ़िल्म जीत गई है, तो वाह क्या बात। फिर तो मैं सर मतलब ये है कि मुझे मतलब एक वो उस पल, एक वो जीत मुझे याद नहीं आई, मुझे वो पल याद आया जिसमें मैं अपने पिताजी से इंटरेक्ट मैंने किया था। एक लड़का है जो कि गुस्सा है, नाराज़ है अपने बाप से, क्योंकि वो छोटा है, वो ये सोच रहा है कि उसके पापा काश मेरे पास आज पैसा होता तो मैं यूएस जाता। उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है कि मैंने कर लिया, मैंने स्कॉलरशिप भी मिल गई, तो मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ। मतलब वो फ्लैशबैक, आप वो फ्लैशबैक एक चला गया मेरे दिमाग में। लेकिन फिर वो उनकी कही भी बात मुझे याद आई, तो मुझे फिर वापस वही बात आ गई दिमाग में कि शायद कहीं ना कहीं, जैसे शेक्सपियर ने भी कहा है कि ये दुनिया एक रंगमंच है और हम इसके सब किरदार हैं, तो शायद वो ऊपर वाला कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक ऐसा चीज़ करके रखता है कि वो जब जहाँ होनी होती है वहीं होती है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ मैं पूछूं कि आप तो शुरू से देख रहे हैं, चाचा जी को आपने देखा, इतने प्यारे प्यारे उन्होंने गीत लिखे हैं, मेरे दादाजी, और हाँ, और दादाजी का आपने देखा, मतलब ओवरऑल आपकी फैमिली में सब जगह आप ये चीज़ देखते आए और आपका मन में ये रहा, तो आपके मन में ये नहीं आया कि मैं भी कुछ लिखूँ, कुछ गाने लिख दूँ, कुछ ऐसा? मैंने कोशिश ये है कि मैं अभी लिख रहा हूँ, मेरी कुछ 2 किताब साथ में ही चल रही है। एक तो कविता की है, वो कविता भी चल रही है, और एक मैं काफ़ी जिसको बोलते हैं मतलब उसका सब्जेक्ट कोई फिक्शनल नहीं है, नॉन फिक्शनल टाइप है, लेकिन मैं उसमें थोड़ा टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि मिल नहीं पाता है टाइम, क्योंकि मेरा जितना भी टाइम है वो स्क्रीन राइटिंग में, एक्टिंग, डायरेक्शन में चला जाता है। उसके साथ साथ फिर आपको अपने खर्चे भी निकालने होते हैं, तो फिर आपको काम भी कई बार, भाई आप समाज के लिए, हम उसमें आएंगे, समाज के लिए आप काम अच्छा करते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, बट एट द सेम टाइम आपको यू हैव टू वर्क कमर्शियली ऑल्सो। आपको कभी कभी मनी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंशियल वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे कंज्यूमरिज्म है, जहाँ पे हम पोस्ट, मतलब एक कह सकते हैं कि हम पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहे हैं, जहाँ पे कैपिटलिज्म चला रही है सारी चीज़ें, तो वहाँ पे आपको पैसे के लिए भी कई बार, हाँ मैं ये नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को जब 2 फिल्में ऑफर हुई थी 2014 में, 2014 में, तो वो मुझे स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगी थी, फीचर लेंथ फिल्म, तो मैंने उसके लिए मना कर दिया। अभी भी कई बार आती हैं तो मैं मतलब कहता हूँ कि नहीं यार, मैं जो कर रहा हूँ ठीक है, मैं एड फिल्म, शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज़ या ये बनाना ज़्यादा पसंद करूँगा कि बजाय कि किसी ट्रेस सिनेमा को मैं सिर्फ पैसे के लिए मतलब उसको बना के और फिर मैं, यही तो चीज़ है आपकी कि ये यही क्वालिटी जो आपने दिल से, जो कहते हैं ना कि मैन थिंग इन द मूवीज, राइट, कि एक होता है टेक्निकल सिनेमा कि कोई चीज़ बिल्कुल टेक्निकली कार को फास्ट दिखा देंगे, और कोई गाने ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मशीनों से बनने लगे, पर कहते हैं कि जब उसमें दिल हुआ करता था, R.D. बर्मन साहब ने संगीत में अपना दिल दिया, मुकेश साहब ने गाया, रफ़ी साहब ने गाया, या ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्शन किया, लिखने वाले रहे, उन लोगों ने अपने दिल से फिल्में बनाई, मैन थिंग वाज देयर, दैट्स व्हाई वो फिल्में हिट रही, आज भी याद है। पर आज टेक्निकल की चीज़ें बनती है, कुछ दिनों बाद याद भी नहीं रहती, ऐसे गाने बिल्कुल है सर। तो जो ये मैन थिंग के कारण ही आपके अंदर जो मैन थिंग है, जो आदमी की, जो मानवता की बात करते हैं, सर, इसी कारण बल्गेरिया की उपराष्ट्रपति ने आपको वहाँ बुलाया, जी सर, और आपको पूरा सम्मानित किया कि आप ऐसा सिनेमा बनाते हैं। ये कैसे हुआ था, इसके पीछे क्या रीजन रहा, कौन सी फिल्म रही? हाँ सर, तो वही जैसे मैंने पहले बताया शो में थोड़ी देर पहले कि 2016 से मेरी जब शुरुआत हुई, मैंने इंडिपेंडेंट अपना काम करना स्टार्ट किया, इंडिपेंडेंट सिनेमा स्टार्ट किया। तो जो स्वच्छ भारत के लिए जब पहली बार मेरी फिल्म आओ स्वच्छता की अलग जगहें को मिला कुछ, तो फिर मतलब वही है कि उसको एक्सीलेंस अवार्ड मिला, तो मुझे एक ये फील हुआ कि हाँ नहीं, मैं बना सकता हूँ, अब मुझे एक ट्रैक रखना है।
मेरा शौक़ था ये हमेशा से ये रहा है कि ये सब करने के साथ साथ मैं पढ़ने लिखने का काफ़ी शौकीन हूँ, किताबें बहुत पढ़ता हूँ, तो मुझे डॉक्यूमेंट्रीज़ देखना, न्यूज़पेपर्स पढ़ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके दिमाग में आती रहती है। आप कहीं, जैसे मैंने जो ये अभी फिल्म अमेरिका की बताई मैंने आपको, ये मेरे दिमाग में आइडिया आया था जब मैंने एक NCERT के बारे में एक 10वीं क्लास के बच्चे ने एक ऐसे लिखा। उसने ये कहा कि दिस एजुकेशन सिस्टम इज़ फेलिंग माई जनरेशन। उसने ऐसे शब्द लिखे तो वो मेरे दिल को छू गई सीधे। वो बच्चा 10वीं क्लास का ये कह रहा है कि रॉट लर्निंग इज़ नॉट एजुकेशन। तो मैंने कहा यार ये तो कितनी बड़ी बात है। मेरे लिए वो एजुकेटेड है, वो किसी साक्षर व्यक्ति से मेरे लिए बहुत बेहतर है जो शिक्षित है, क्योंकि वो सोच के ये बात कह रहा है, वो दिमाग लगा रहा है, वो रटी हुई बात नहीं कह रहा, वो दिल तो से कह रहा है। दिल से कह रहा है। तो मेरे ये ख्याल तब आया, ये आइडिया तब आया और फिर मैंने इसकी स्टोरी लिखनी तब चालू की। तो कहने का मतलब यही है कि जब भी आप समाज का, क्योंकि कहा भी यही जाता है कि समाज का आईना है सिनेमा, तो आप कहीं ना कहीं रहते समाज में ही हैं, लोगों से जुड़े हैं, चीज़ें देखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ अखबार में पढ़ते हैं, कुछ किताबों में पढ़ते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ देखते हैं, कुछ फिल्म्स देखते हैं, कुछ इंटरेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका आइडिया वहीं एक जनरेशन होता है, जिसको एक ग्रीक वर्ड है यूरेका। और यूरेका मोमेंट का मतलब ये है कि आपके दिमाग में आइडिया चल रहा है लेकिन एक लट्टू जलता है दिमाग में, जिस समय आपके आइडिया वो एकदम एक जनरेट होता है, तो उस समय बस वो आइडिया आता कई लोगों के दिमाग में भी है। अब यही बात है, फ़र्क आ जाता है प्रोफेशनल और जिसे कह सकते हैं कि प्रोफेशनल का कोई भी हो, चाहे से कि आप जो कि इंडस्ट्री के लोग हैं, फिल्म मेकर्स हैं, या जो भी कलाकार, मैं कह देता हूँ कि कलाकार में और एक व्यक्ति में जो कि कलाकार बनना चाहता है, उसमें यही फ़र्क है कि कलाकार जुनूनी होता है, उसे पागल भी कह सकते हो आप, कि उसके जब दिमाग में आइडिया आता है ना तो वो उसके लिए लग जाता है, वो दीवानापन होता है, वो छोड़ता नहीं है उसे। लेकिन क्या होता है, मैं कई बार मेरे से कई बार लोग पूछते हैं कि यार ये कैसे, क्या प्रोसेस है, बहुत बोरिंग प्रोसेस है, स्क्रीन राइटिंग, ये पहले लिखो, दिमाग में आइडिया आते हैं, हम लोग लिखते हैं, फिर नोट्स में डिलीट कर देते हैं, स्केच बनता है, पूरा स्टोरी बोर्ड और ये सब, ये दिस इज़ वेरी बोरिंग प्रोसेस। तो मैंने कहा फिर क्यों आप यार, आप अगर बोरिंग है, आपको लग रहा है आपका हार्ट ही नहीं है, आपका उस चीज़ में आपका दिल ही नहीं लगता है, तो आप कुछ और करो। भाई बात ये भी है ना कि ये लोग समझते हैं कला का मतलब एक फैंसी है चीज़। एक्चुअली क्या शुभम जी, होता यही है कि बाहर से दुनिया बड़ी चकाचौंध वाली और ग्लैमर वाली, फेम वाली लगती है, बट खुद बच्चन साहब भी कहते हैं जब मैं फिल्म करता हूँ तो हज़ारों लाइटें जली होती हैं, और वो जो एक काम होता है तो उसमें एक तरीके से जैसे एक मजदूर आदमी काम करता है ना, वैसे ही हम काम करते हैं। सर, मजदूर। हाँ, जब सिनेमा में पिक्चर देखते हैं, लोग ताली बजाते हैं या उनके इमोशंस जागते हैं, तो एक डायरेक्टर, एक एक्टर की बात सामने आती है कि हाँ, जो मैंने सोचा था वो हो रहा है। जी सर, वो ये है सर, आपने जो बात कही, बहुत अच्छी बात कही, अमिताभ बच्चन जी का आपने उदाहरण दिया। बात ये है सर कि बहुत सारे ये लोग कह के चले गए कि क्या होता है कि नींव की ईंट जो होती है ना सर, वो नहीं दिखती है, लोगों को दिखता है कंगूरा। तो बात यही है सर कि जब आप पहुंच जाते हो कई मुकाम पे, आज बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज मैं भी शो में बैठ रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वही शुभम अगर 2012-13 में जो पढ़ रहा था, वो मैं अगर उसे देखता हूँ तो उसे कोई भी नहीं पूछ रहा था, लेकिन आज शायद कुछ किया है तो आपने मुझे यहाँ बुलाया है। और नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा शुभम, एक बात आप बताइए, आपकी खेलों के प्रति इतनी ज़बरदस्त रुचि रही कि उस पर भी आपने फिल्म बना दी और फ्रांस के अंदर पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 में वो सेलेक्ट हो गई, और ओलंपिक में वो मेसी के लिए, तो मेसी के लिए क्या आपका जुनून रहा या क्या? बिल्कुल, बचपन से ही क्या है कि मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा फुटबॉल देखना, खेलना बहुत पसंद रहा है। हमारा देश क्रिकेट का देश रहा है, मैं भी क्रिकेट में इंटरेस्टेड, मतलब ऐसा नहीं है रहा हूँ, लेकिन फिर भी फ़ुटबॉल मुझे बहुत पसंद रहा था। तो फुटबॉल में वही गिने चुने खिलाड़ी हैं जिनको था, लेकिन मैं जब मेसी को देखता था तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि यार जिस तरीके से ज्यूकिंग करते हैं, जिस तरीके से ड्रिबल करते हैं, जिस तरीके से ये मतलब क्योंकि सेंटर फॉरवर्ड से खेलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक फ़िलासफ़ी में बताऊंगा जो मैंने सीखी मेसी को देखते हुए। मुझे बहुत सारी चीज़ें मेसी को, क्योंकि लोग सोचते हैं यार ये तो क्या, ये तो एक फ़ुटबॉल को बस एक हिट कर रहा है और बस गोल बना कर रहा है, ये क्या, इनका क्या योगदान है समाज में। लेकिन क्या है सर, स्पोर्ट्स का बहुत योगदान होता है समाज में। खेलकूद से सबसे पहले हमारी कहावत भी है ना कि पहला सुख निरोगी काया जी, तो कहीं ना कहीं सबसे पहली चीज़ तो आप यही सीखते हैं। और एज एन एक्टर, मैं आज की जनरेशन के जो एक्टर्स हैं स्पेशली, उनको मैं ये बात बड़े मतलब एकदम मजबूती के साथ कहना चाहता हूँ कि आपको अपने आर्ट एंड क्राफ्ट में ही ये चीज़ डालनी चाहिए कि आपको अपने पहले मेंटली एंड फिजिकली फिट आप कैसे रहें,
और वो आप मेडिटेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के लिए उसने मुझे इंस्पायर किया। मैं फ़ुटबॉल खेलता था और मुझे बहुत मज़ा आता था, एक रिलैक्स हो जाता था। लेकिन जब मैं मैसी को देखता था तो मुझे ये एक जो फ़िलासफ़िकल मैंने एक बात कही, वो फ़िलासफ़िकल कह सकते हैं उसे, या जीवन का एक सच्चाई भी बोल सकते हैं। कुछ ड्रीमी बात नहीं है, लेकिन वो बात ये है कि सेंटर फॉरवर्ड से जब आदमी कई बार बात क्योंकि ये आ जाती है कि सक्सेसफुल आदमी के लिए एक आ जाता है कि इसमें किस्मत का बहुत बड़ा योगदान है जी। एक किस्मत 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 का मतलब कई लोग ये भी कहते हैं कि किस्मत सही जगह और सही स्थान पे होने का नाम है। लेकिन मेरा मानना है कि क्योंकि जो मैंने देखा और मैंने सीखा, जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जब जब मैसी को आज ये लोग देखते हैं कि उन्होंने हज़ारों गोल कर दिए, लेकिन उस व्यक्ति ने हज़ारों गोल तब्दील करने के लिए 10,000 से ज़्यादा बार उसने ट्राई की है। तो वो कोई नहीं देखता। जो थोड़ी देर पहले हमने बात की नींव की, तो बात वही है कि नींव की ईंट किसी को नहीं दिखती, कंगूरा दिखता है। बात ये है कि आपको किस्मत का मतलब ये नहीं है, आप कुछ नहीं जानते हैं। जैसे शेक्सपियर ने कहा है कि एक रंगमंच है, ऊपर वाला अगर चला भी रहा है, ठीक है, मान लेते हैं, सब बात ये ठीक है। लेकिन किस्मत आप कह कैसे सकते हैं कि किसी की किस्मत बहुत ज़्यादा तेज़ है और हमारी नहीं है, वो किस्मत की वजह से ही सक्सेसफुल है। भाई आपने कोशिश की है क्या? हमारे पास इंसान होने के नाते मुझे जो समझ में आता है इस इतने सालों में, जो मैंने सीखा है वो यही है कि आप मनुष्य, जब आपको इसमें मनुष्य योनि में आपको जन्म मिला है, तो आपका जो कर्तव्य है उसे आपने वो कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ कर्म है। आप कोशिश करने में कोताही नहीं बरत सकते हैं। आपको पता नहीं है ना, हो सकता है आपके माथे पे उसने कुछ किस्मत लिखी है, लेकिन उसको मिटाया भी तो जा सकता है। स्टीवन पिंकर बहुत बड़े न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उनकी किताब थी बच्चों के ऊपर, लिख के उन्होंने ए ब्लैंक स्लेट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम उस सब के बच्चे हैं, परमात्मा के हम सभी अगर उनके बच्चे हैं, मान लो कि उन्होंने कुछ उस ब्लैंक स्लेट पे लिख भी दिया है हमारी तकदीर में, तो हम कैसे ये जान सकते हैं कि उसने तकदीर में लिखा है वो उसे मिटान के कुछ और नहीं लिख सकता है? कोशिश तो हमें ही करनी चाहिए ना। और मेरा मानना है कि दिस लाइफ एवरी सेकंड देयर आर इनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज फ्लोइंग, अनंत अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बह रही हैं। आपको कोशिश करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। तो ये मैंने मैसी को खेल में हमेशा करते हुए देखा कि वो बंदा सेंटर फॉरवर्ड से जब खेलता है तो वो या तो खुद गोल करेगा, वो नहीं करेगा तो पास कर देगा। लेकिन लाइफ में भी आपको यही सीखना पड़ता है कि आप अकेला चना जैसे बोलते हैं ना, कि वो सब कुछ अकेले कुछ नहीं कर सकते हम। आपको एक टीम बनानी, स्पेशली फिल्म मेकिंग की जहाँ बात आ गई सिनेमा की, तो आपको टीम भी वैसी बनानी पड़ती है। आपको अपना मतलब सारे फैक्टर्स काम करते हैं, और इसमें एक तरीके से फौज का अनुशासन होता है। जी बिल्कुल, और हर तरीके साधना है, फोकस करके मतलब सबको साथ लेकर चलना होता है। जी सर। तो इस तरीके से ये फिल्में बन जाती है। आपने मैसी पर बनाई, तो ये जो आप जब फिल्में भेजते हैं तो इसका जैसे कई अभी हमारे युवा साथी वो भी शॉर्ट फिल्में बनाते हैं जी, पर वो कहीं रास्ता नहीं मिल पाता, या कहीं वो ये नहीं, बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, पर ये नहीं पता होता कि ये फिल्में बाहर, जैसे आप नॉमिनेशन में भेजते हैं जी, तो कैसे वो पहुंचती है, क्या सिस्टम होता है? वही सर, क्या है कि 2016 में जब मैंने पहली बार भेजा तो मुझे समझ में आया कि एक मतलब इनविटेशन तो मतलब ये लोग बुलाते हैं, फिल्में तो बन रही है और बुलाई भी जाती है, यानी फिल्म फेस्टिवल्स हो रहे हैं दुनिया में। पता था पहले ऑस्कर कांस होता है, लेकिन ये था कि वहाँ तक पहुँचने के लिए यार बहुत कैलिबर लगता है और बहुत काम करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद समझ में आया कि और भी बहुत बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स हैं। तो 2016 से जब स्टार्ट किया मैंने, तो उसके बाद में फिर मैंने, क्योंकि आज के समय इंटरनेट है, फॉर्चुनेटली ये भी हुआ कि जब जो भी मतलब है उस समय आया, एक कंपनी एक आई और बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज़ आई, 4G की कंपनीज़ आई, जिनकी वजह से फास्ट हो गया नेट, वो सभी एक घरों में चला गया। तो वो घरों में जाने की वजह से एक आपका जो एक वो था ना, वो 2G घूमता रहता था, लोग सर्च करने में टाइम लग जाता था। अभी ये हो गया कि फास्ट हो गई चीज़ें, तो आप फास्ट हो गया, तो बहुत फास्ट होने की वजह से आप सर्च कर सकते हो, आप पता लगा सकते हो। तो मैं भी मतलब वही आदत थी, बैंगलोर में पढ़ा था, तो वही टेक्नोलॉजी से तो शुरुआत से ही प्यार था, वही इंटरनेट पे आपको सर्च करना है चीज़ें। SAT एग्ज़ाम के लिए भी उसी से ही पता चला था मुझे, इसके लिए भी। तो फिर मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि प्लेटफॉर्म्स हैं। अब प्लेटफॉर्म्स हैं तो बेसिकली अगर मुझे, क्योंकि जो शो को देखेंगे लोग, तो मुझे बताते हुए उन्हें बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन 2 प्लेटफॉर्म हैं स्पेशली जो कि बहुत ही फेमस हैं, जो कि आज के फिल्म मेकर्स, आप एक्टर हैं कि फिल्म मेकर हैं कि एडिटर हैं, या जो भी आप जिस भी टीम, इट डजेंट मैटर, आप स्पॉट बॉय हैं कि कुछ भी हैं, आप फिल्म स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर आप एक जज्बा रखते हैं कि आपको फिल्म बनानी है।
आज के समय बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप रिलीज़ भी कर सकते हैं, और अगर स्पेशली आप ये सोचते हैं कि आपको फिल्म फेस्टिवल्स में कहीं भेजना है जहाँ से आप, क्योंकि एक वहाँ से एक रास्ता बनता है, आपको रिकॉग्निशन मिलता है, तो 2 प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छे हैं, एक फिल्म फ्रीवे और एक फास्ट होम करके। फिल्म फ्रीवे आप सर्च करेंगे FILMFREWAY, फिल्म फ्रीवे एंड फास्ट होम दोनों हैं। मैंने फिल्म फ्रीवे पे भेजना चालू किया था, मैंने एक अपना प्रोफाइल बनाया था, उस पर अपनी फिल्म्स जो भी मैं बनाता था मैं उस पर डालता था, वहाँ से फिर आप इजीली सबमिट कर सकते हैं जी। तो ये क्या है, यहाँ से एक रास्ता आपके लिए इतना खुल जाता है कि टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में भी भेज रहे हो आप, कांस के लिए एक अलग प्रोसेस है, उनको उनके अलग वेबसाइट पर डालना पड़ता है, आपको चीज़ें अलग है, लेकिन बहुत सारे अच्छे अच्छे फिल्म फेस्टिवल्स हैं जहाँ पे आप भेज सकते हैं। तो उससे ये अच्छी बात होती है कि आपको एक व्यूअरशिप मिलती है। आप फिल्म फेस्टिवल में जब आपका ऑफिशियल सिलेक्शन होता है तो वहाँ पे लोग आते हैं 1000, 2000, 3000, 5000, वो जैसे स्क्रीनिंग होती है आपकी फिल्म की, जैसे सिनेमा हॉल में देखने जाते हैं, वो लोग आपकी फिल्म पर्दे पे देखते हैं। तो वो कितनी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और आज हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि आज हमारे साथ धरती धुरारी के मंच पर शुभम मानव मिश्र हैं। आप एक जाने माने शॉर्ट फिल्मों के निर्माता हैं जिनकी फिल्में अलग अलग देशों में, हम नाम लें तो स्वीडन का नाम लें, फ्रांस का नाम लें, USA का नाम लें, बल्गेरिया का नाम लें, जहाँ जहाँ इनकी फिल्में जाती है वहाँ पर ये नॉमिनेट तो होते ही हैं, साथ में अवार्ड भी मिलते हैं। तो ऐसी शख्सियत है जो कि मानवता के लिए फिल्में बनाते हैं। अच्छा शुभम, आप ये बताइए कौन कौन से सब्जेक्ट्स अब तक आपने टच किए हैं? और आपने अच्छा हुआ आपने पूछा था बल्गारिया, उसका आंसर मैं यही देना चाहूँगा। सर क्या है कि 2016 के बाद जब इंडिपेंडेंट सिनेमा जब मेरा स्टार्ट हुआ, और जब मैंने, क्योंकि बीच में फिर एक समय भी आया जब मुझे एड फिल्म्स वगैरह भी करनी पड़ी, क्योंकि आपको खर्चा भी चलाना पड़ता है, लेकिन साथ साथ में जो मैं एक सोशल इशू का मेरा एक चस्का लग गया था कि मेरे को था कि मैं सोशल इशूज़ पे बनाऊंगा, शॉर्ट फिल्म्स बनाऊंगा, डॉक्यूमेंट्रीज बनाऊंगा। अच्छा, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली थी ये भी बता दो साथ। ये सर वही है कि ये सबसे पहले स्वच्छ भारत शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल हुआ था, जिसमें उन्होंने एक सोशल इशू पे एक मंगवाई थी फिल्म। तो मैंने जब आओ स्वच्छता की अलग जगह है वहाँ भेजी, क्योंकि मैंने उसको बनाया, मैंने उसको डायरेक्ट किया, उसमें एक्ट किया, स्क्रीन राइटिंग की, उसमें एडिट किया, तो मेरे को लगा कि यार मतलब जब जद्दोजहद करते हो आप, इतना ज़्यादा वो है, तो आपको भाई फिल्म स्कूल में तो पहले से ही आप पढ़ते हो तो पता चल जाता है कि ग्लैमरस दुनिया नहीं है, ये तो एकदम हार्डकोर है। आपके मन में इसी फिल्म के बाद आपके मन में आ गया मैं इसके मन में जब मेरे को एक रिकॉग्निशन मिला, तो वही बात है ना कि आप काम अच्छा करते हो तो आपको एक अपने आप में अच्छा महसूस होता है, लेकिन जब आपको रिकॉग्नाइज भी किया जाता है तो आप कहीं ना कहीं दिमाग में ये सोचते हैं कि नहीं यार ये एक चीज़ है जहाँ ये रास्ता सही, ये एक स्पेस है। मुझे उस समय ये लगा कि ये इंडिया में हमारे अभी स्पेस है, इस स्पेस को फिलअप करना है। तो मैंने फिर उसके बाद, क्योंकि पढ़ने लिखने का शौक़ है, तो मैं जब भी जो चीज़ देखता था, कोई आइडिया आता है तो मैं उसको फिर लिखना चालू कर देता था। और फिर उसके बाद मैंने फिल्म्स ही नहीं, क्योंकि मैं विजुअल आर्टिस्ट भी हूँ, मैंने आर्ट वर्क्स भी बनाए हैं, मुझे लग्जमबर्ग से द आर्टिस्टिक मेरिट का अवार्ड भी मिला है 2020 में। तो बेसिकली क्या है कि उसके बाद में मैंने सबसे पहले जो स्वच्छता पे बनाई 2016 में, उसके बाद में मैंने एजुकेशन के ऊपर बनाई, फिर उसके बाद में मैंने विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई, मैंने स्पोर्ट्स के ऊपर बनाई, मेसी के ऊपर जिसको मैं बताया मैंने आपको, मैंने फ्रेंडशिप के ऊपर बनाई है कि रिलेशंस और फ्रेंडशिप कितनी ज़रूरी है लाइफ में, मैंने लव एंड लाफ्टर के ऊपर बनाई है फिल्में। मैंने कोशिश यही की है कि जितना हो सके ऐसी चीज़ों को टच अपॉन किया जाए जो कि रियलिस्टिक है, जो कि जुड़ी हुई है हमसे। आर्ट वर्क में भी मैंने बात की है, तो मैंने मज़दूरों की बात की है कि मज़दूर हैं वो बड़ी हम आज ताजमहल की बात करते हैं और ये बात सब जानते हैं कि ताजमहल किसने बनाया है, लेकिन ताजमहल वो मज़दूर कौन थे उनकी पहचान कोई नहीं रखता है। तो उनका हमारे समाज में कितना बड़ा योगदान है, लेकिन उनका जो कड़वा सच है कि उनको कोई पहचान तो दूर की बात है, वो अपना एक खर्चा भी ढंग से नहीं चला पाते हैं, कई बार मजदूरी भी नहीं मिली, उनको मजदूरी भी नहीं मिलती है, ऊपर से गिर जाते हैं। इनफैक्ट जब मैंने ILO का रिसर्च, जब उनका मैंने रिसर्च पेपर पढ़ा था, यानी मतलब लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, उन्होंने अपने रिसर्च में, उन्होंने अपने पूरे तथ्यात्मक रिपोर्ट में, ये रिसर्च रिपोर्ट में ये बताया था कि कितने सारे मजदूर हर साल, क्योंकि वहाँ सेफ्टी मेजर्स नहीं होते, इस वजह से वो मर जाते हैं। वो ऐसे काम करते करते ऊपर से नीचे गिर जाएंगे या कुछ भी ऐसा हो जाता है कि उनके बच्चे हैं, वो तो हम आंखों से ही देखते हैं, वो धूल मिट्टी में इधर उधर फिरते रहते हैं। ये फीलिंग्स जो आप में आती है, ये इन्हीं फीलिंग्स के कारण
बहुत लोगों ने रिकॉग्नाइज किया। हम फिर से बल्गेरिया पर आते हैं, वो चीज़ फिर से छूट जा तो रही है। वही वो चीज़ वो आ रही है धीरे धीरे, उस पर ही हम आ रहे हैं। तो ये आर्ट वर्क फिर मैंने कोविड आया तो कोविड के ऊपर बनाया कि दिमाग कन्फ्यूजन में पूरा भर गया है, उसमें कन्फ्यूजन ही लोग पूछ रहे हैं कि यार ये वायरस आया कहाँ से, क्या है क्या नहीं। और मतलब फिर मैंने मतलब गृहिणी के ऊपर मैं आर्ट वर्क बना रहा हूँ कि कितना बड़ा उसका योगदान है लाइफ में, जो कि एक होम मेकर है, लेकिन एक एज में पहुँच गई है तो उसको भी लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। ओवरऑल जो आपके इश्यूज रहे, एनिमल राइट के ऊपर मैं बना रहा हूँ आर्ट वर्क। तो ये सारी चीज़ें फिर क्या होता है कि बल्गारिया में, क्योंकि मैं पिछले 7 साल से अलग अलग देशों में भेज रहा हूँ, लग्जमबर्ग में मेरे आर्ट वर्क गए, स्वीडन में मेरी फिल्म गई है, मेरा मतलब अलग अलग इटली, ग्रीस, स्वीडन, यूएस, बहुत सारी जगह अलग अलग है। तो वो यूरोपियन यूनियन में ये है कि जितने भी देश हैं, स्पेशली ईयू जिसको बोलते हैं, वहाँ का यूनियन जिसमें सारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देश के वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वहाँ एमपीज़ होते हैं, तो वहाँ नॉमिनेशन वहीं के लोग करते हैं। क्योंकि मेरा काम काफ़ी सालों से, आप वहाँ पे काफ़ी साल आपका काम जो है रिकग्नाइज हुआ, आपको वहाँ सम्मानित किया गया। और अब हम जब देश के सम्मान की बात करते हैं तो अपने आप में यूँ एक, मैं बता रहा, देशभक्ति की भावना ही अपने आप यूँ रोंगटे खड़े करती है। तो आज का दिन तो बड़ा शुभ है और आप शुभम हमारे साथ हैं, तो एक देशभक्ति गीत जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, 2 लाइन अगर आप उसकी सुनाना चाहें। अच्छा सर, मैं उसको सुनाऊंगा, लेकिन पहले एक थोड़ी सी बात जो रह गई वो ये है, क्योंकि हमारे व्यूअर्स देखेंगे, उन्हें शायद ये जानने में अच्छा लगे कि बल्गारिया, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि मुझे ही मिला है, आप भी कोशिश करेंगे आपको ही मिल सकता है, और इनफैक्ट उससे बहुत बड़ा मिल सकता है। और मैं पूरा इस यकीन से मानता हूँ कि इस शो को जितने भी लोग देखेंगे उनमें बहुत बड़े फिल्म मेकर्स, एक्टर्स सब वो बैठे हैं और वो इंस्पायर होकर जाएंगे। तो बल्गारिया के लिए बेसिकली नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन प्रोसेस किया जाता है, वहाँ के कंट्री वाले करते हैं, जो कि व्यूअर्स आपकी सिनेमा देखते हैं, जो पसंद करते हैं, वो आपका नॉमिनेशन भेजते हैं। तो वो फॉर्चुनेटली ये हुआ कि बल्गारिया की उपराष्ट्रपति ने जब मेरा सारा काम देखा, 7 साल का मेरा बॉडी ऑफ वर्क देख के, तो उन्होंने फिर मेरे को डिसाइड किया, जो कि वाइस प्रेसिडेंशियल ह्यूमैनिटेरियन अचीवमेंट अवार्ड मुझे अभी रिसेंटली जून में मिला है। तो बहुत पूरे देश के लिए गर्व की बात है। और जो देशभक्ति गीत की बात जो मैं कह रहा था, तो कौन सा है जो आपको बहुत पसंद है? पसंद तो मुझे बहुत सारे हैं, लेकिन 2016 में रालसा के लिए एक काम किया था हमने, राजस्थान लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के लिए, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लीगल एड के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरे पिताजी ने ही, क्योंकि वो अधिवक्ता भी हैं, तो काफ़ी अच्छा उनका नॉलेज है इन सब चीज़ों में, तो उन्होंने वो गीत लिखा था और मैंने उसे गाया था। उसकी 2 ही लाइनें, विधिक चेतना गीत था उसका, 2 लाइनें हैं। हमारे दिल की धड़कन हमारा हिंदुस्तान है, हमारे दिल की धड़कन हमारा हिंदुस्तान है, हिंद पे सब कुर्बान है, भारत हमारी जान है, हिंद पे सब कुर्बान है, भारत हमारी जान है, हमारा भारत सबसे अच्छा, अपना देश महान है, हमारा भारत सबसे अच्छा, अपना देश महान है, त्याग तपस्या बलिदान हमारे देश की पहचान है, त्याग तपस्या बलिदान हमारे देश की पहचान है। और बहुत अच्छी पहचान बना रहे हैं आप पूरे भारत की, पूरे वर्ल्ड में। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम, आप आए और बहुत अच्छा लगा, और आप यूं ही काम करते रहें, चेतना जगाते रहें। नमस्कार सर। तो अब चलते हैं, हमारे बहुत से अच्छे अच्छे कार्यक्रम हैं, आप देखिए और देश की भावना हमेशा अपने दिलों में रखिए और हमेशा कहिए जय हिंद।